क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर यूजी के पास 6 साइज और इन्फिनिटी होता? क्या वो केंजाकू और सकुना को हरा पाता? क्या वो अपने दोस्तों को लाइक नानामी, जुनपेई एंड बाकी सबको बचा पाता? इस वीडियो में तुम्हें बस यही क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है। तुम्हें आगे इस वीडियो में 2 और क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, जैसे क्या होता अगर गोजो अपनी मेमोरीज के साथ वापस रिबॉर्न होता, एंड एक क्वेश्चन लास्ट में पता चलेगा। तो चलो आंसर जानते हैं इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता अगर यूजी के पास गोजो की पावर होती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यूजी स्टार्टिंग से ही अपनी फुल पावर में नहीं होगा। वो भी यंग गोजो की तरह धीरे धीरे सब कुछ समझेगा और उसे भी सारी एबिलिटीज अनलॉक करनी पड़ेंगी। स्टोरी एकदम नॉर्मली स्टार्ट होती है, जहाँ यूजी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और मेगुमी सकुना के फिंगर ढूंढते हुए आता है। जब स्कूल पर कर्ज का अटैक होता है और यूजी जंप इन करता है, वहाँ से मेन चेंजेस स्टार्ट होते हैं। यूजी सबको बचाने के लिए फिंगर तो खा लेता है, पर केओस के बीच उसकी तरफ आने वाले कर्ज अटैक हिट करने से पहले ही स्लो डाउन हो जाते हैं। यूजी को अभी रियलाइज नहीं होता, पर ये लिमिटलेस उसको इंस्टिंक्टिवली प्रोटेक्ट कर रहा था। जब गोजो रूफटॉप पर आता है तो सीन नॉर्मल लगता है, पर गोजो एक बहुत बड़ी डिटेल नोटिस करता है। यूजी सिर्फ सकुना का वेसल नहीं है, बल्कि उसके पास 6 साइज और लिमिटलेस भी है। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जिसकी वजह से गोजो यूजी में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है। पहली बार गोजो को एक ऐसा स्टूडेंट मिला है जो उसकी टेक्निक एक्चुअली समझ सकता है। और एक और रीजन है, गोजो जानता है कि एज अ वेसल यूजी आगे चलकर सकुना की टेक्निक भी इनहेरिट कर लेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि यूजी की एक ही बॉडी में लिमिटलेस 6 साइज और सकुना की पावर होंगी। गोजो के पर्सपेक्टिव से ये पोटेंशियल सान है और उसे लगता है कि यूजी प्रॉपर्ली ग्रो करके एक दिन उसे राइवल या सरपास भी कर सकता है। इसीलिए गोजो यूजी को पर्सनली ट्रेन करने का डिसीजन लेता है। जुजुत्सु हाई में नोबारा से मिलने के बाद गोजो यूजी और नोबारा को उनके पहले मिशन पर अबेंडन बिल्डिंग में भेज देता है, जबकि मेगुमी सिर्फ नजर रखता है। इस फाइट में जब भी कर्स यूजी पर अटैक करते हैं, अटैक स्लो हो जाते हैं। यूजी लिमिटलेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। नोबारा और मेगुमी दोनों नोटिस करते हैं कि यूजी नॉर्मली डेंजरस होने वाले हिट्स को इजीली सरवाइव कर रहा है और उसकी एबिलिटीज रियल कॉम्बैट में स्लो हो रही हैं। मिशन सक्सेसफुल होता है और गोजो को यूजी के पोटेंशियल का सॉलिड प्रूफ मिल जाता है। अब आता है रियल टेस्ट, डिटेंशन सेंटर मिशन, जहाँ उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड कर्स से होने वाला है। यहाँ स्टोरी कम्प्लीटली बदल जाएगी। यूजी, मेगुमी और नोबारा को मिशन लोगों को ढूंढने भेजा जाता है। वहाँ बिल्डिंग के आसपास कर्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे मेगुमी को लगता है कि ये मिशन उनके लेवल का बाहर है। बिल्डिंग के अंदर एनवायरनमेंट कर्स की टेरिटरी की वजह से शिफ्ट होता है और उन्हें पता चलता है कि ये नॉर्मल कर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेगुमी जब स्पेशल ग्रेड को सेंस करता है तो वो सेम डिसीजन लेता है। नोबारा वीकर कर्सेस से लड़ती है, जबकि यूजी और मेगुमी डीप इनसाइड जाते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में यूजी यहाँ बुरी तरह पिट जाता है और एंड में सकुना उसका हार्ट ट्रिप आउट कर लेता है। पर इस टाइमलाइन में लिमिटलेस की वजह से फाइट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कर्स के स्ट्राइक्स यूजी तक पहुंचने से पहले ही स्लो हो जाते हैं। भले ही यूजी लिमिटलेस प्रॉपर्ली यूज ना कर पाए, स्पेस उसको क्लियर हिट लेने से बचा लेती है। यूजी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से फाइट कंटिन्यू रखता है और लिमिटलेस उसको प्रोटेक्ट करता है। मेगुमी ये नोटिस करता है कि यूजी ऐसी फाइट सरवाइव कर रहा है जो नॉर्मली उसकी जान ले लेती, पर क्योंकि यूजी लिमिटलेस से अटैक नहीं कर सकता, वो कर्स को फिनिश नहीं कर पाता। जब सिचुएशन खराब होती है और यूजी डेंजर में होता है तो सकुना बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, लेकिन इस बार सकुना का डिसीजन अलग होता है। सकुना इमीडिएटली नोटिस करता है कि इस बॉडी में लिमिटलेस और 6 साइज है। टाइम पास करने या यूजी का हार्ट डिस्ट्रॉय करने की जगह सकुना इस वेसल में बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है। उसके लिए लिमिटलेस और 6 साइज वाली बॉडी वेस्ट करने के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सकुना डायरेक्टली उस स्पेशल ग्रेड कर्स को मार देता है, ये देखने के लिए कि ये बॉडी आगे कितनी पावरफुल बनेगी। इसके बाद यूजी कंट्रोल वापस ले लेता है और वो इस आर्क में कभी नहीं मरता। इसका मतलब मेगुमी को सकुना से फाइट नहीं करनी पड़ती और वो हार्ट रिमूवल वाला मूवमेंट कभी होता ही नहीं। तीनों स्टूडेंट सेफली सर्वाइव कर जाते हैं, जो इस आर्क में सबसे बड़ा चेंज है। यूजी बिना लिमिटलेस समझे स्पेशल ग्रेड से सर्वाइव कर लेता है, जिससे सकुना और गोजो को पता चल जाता है कि इसका पोटेंशियल उनकी इनिशियल सोच से भी ज्यादा है। टेम्परेरी डेथ ना होने की वजह से आगे के इवेंट्स फुल्ली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यूजी डिटेंशन सेंटर में सर्वाइव कर गया। हायर अप्स को ऑलरेडी पता है कि वो जिंदा है। गोजो को सस्पेक्ट होता है कि वो यूजी को और ज्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि वो सकुना का वेसल है। इसलिए गोजो यूजी को बहुत फास्ट ट्रेन करने का डिसीजन लेता है, ताकि यूजी खुद को हायर अप से बचा सके। गोजो यूजी को पर्सनली ट्रेन करके उसे ब्लू और रेड टेक्निक सिखाता है। यूजी सब कुछ परफेक्टली तो नहीं, पर एक प्री अवेकन गोजो के लेवल पर परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद यूजी और नानामी सिटी में होने वाली स्ट्रेंज डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां विक्टिम्स की बॉडीज कर्स एनर्जी से डिस्ट्रॉय मिलती है। उन्हें पता चलता है कि इसका मास्टरमाइंड माहितो है। जब फाइट स्टार्ट होती है, माहितो को तुरंत रियलाइज होता है कि यूजी कुछ अलग है। माहितो जब भी यूजी के आसपास अपना हाथ लाता है, स्पेस अटैक को स्लो कर देती है। गोजो की ट्रेनिंग के बाद यूजी अब इन्फिनिटी को एक्टिव रखना चाहता
जानता है, जिससे माहितो नॉर्मली फाइट ही नहीं कर पाता। ये माहितो के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट से काम करती है, जिसने इस फाइट के डायनेमिक्स को कम्प्लीटली बदल दिया। माहितो बहुत ट्राई करता है, पर यूजी के आसपास के स्पेस उसे रोक देता है। नानामी भी नोटिस करता है कि यूजी माहितो की टेक्निक के लिए वर्स्ट पॉसिबल अपोनेंट है। यूजी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्लू का यूज करके माहितो को अपनी तरफ खींचता है और अटैक से स्पेस क्रश करता है। माहितो की शेप शिफ्टिंग बॉडी की वजह से उसे कम्प्लीटली डैमेज करना मुश्किल होता है, पर नानामी फाइट ज्वाइन करता है। जब नानामी फाइट ज्वाइन करता है तो दोनों मिलकर माहितो को ओवरवेलम करने लगते हैं। माहितो को एक इम्पोर्टेंट चीज रियलाइज होती है, अगर यूजी इन्फिनिटी एक्टिव रखेगा तो माहितो उसको टच नहीं कर पाएगा और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजलेस हो जाएगी। फाइट एक्सट्रीमली डेंजरस होने पर भी माहितो बहुत क्लेवर होता है। वो एक ओपनिंग क्रिएट करता है और यूजी और नानामी के उसको फिनिश करने से पहले ही वहाँ से भाग निकलता है। माहितो रिट्रीट करता है, क्योंकि यूजी और नानामी से एक साथ लड़ना बहुत रिस्की था। इस स्टोरी में जुनपेई वाला पार्ट वैसे ही चलता है। माहितो जुनपेई को मैनिपुलेट करके एक एक्सपेरिमेंट में यूज करता है। यूजी उसको बचाने की कोशिश करता है और जुनपेई के ट्रांसफॉर्म होने पर फ्यूरियस होकर उसे स्टॉप करने जाता है, पर यूजी के स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी माहितो फाइट पूरी होने से पहले ही रिट्रीट कर सर्वाइव कर लेता है। क्योटो गॉडविल इवेंट में भले ही यूजी सर्वाइव कर गया, हायर अप्स उसको अभी भी डेड चाहते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो सकुना का वेसल है, इसलिए क्योटो स्टूडेंट्स को सीक्रेटली यूजी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर मिलता है। पर टोक्यो साइड पर सबको पता चल चुका है कि यूजी के पास 6 साइज और लिमिटलेस है, जिससे वो लोग यूजी को पूरी तरह अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। माकी सबसे पहले पॉइंट आउट करती है कि यूजी आगे चलकर नेक्स्ट गोजो बन सकता है। पांडा इस बात पर जोक करता है, पर समझता है कि यूजी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। मेगुमी चुपचाप रहता है, क्योंकि वो यूजी की पावर पहले ही देख चुका है। नोवारा को इस सब हाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यूजी को नॉर्मल ट्रीट करती है। टोक्यो टीम जानती है कि यूजी उनका सबसे बड़ा एसेट है। जब क्योटो स्टूडेंट्स आते हैं तो टेंशन हाई होती है और वो ऑर्डर फॉलो करने का प्लान रखते हैं। फॉरेस्ट में इवेंट शुरू होते ही बैटल स्प्रेड आउट हो जाती है। टोडो तुरंत आकर यूजी पर अपने पंच थ्रो करता है, लेकिन इन्फिनिटी की वजह से पंच यूजी तक पहुंचने से पहले ही स्लो होकर रुक जाते हैं। यूजी उसे इजीली ब्लॉक करता है और दोनों की फाइट शुरू होती है। टोडो अटैक करता है, जबकि यूजी इन्फिनिटी से डिफेंड करके काउंटर करता है। फिर एग्जैक्टली ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह टोडो बीच में रुककर यूजी से उसके टाइप ऑफ वुमेन पूछता है। यूजी सेम आंसर देता है और टोडो इंस्टेंटली डिक्लेयर करता है कि यूजी उसका भाई है। उस पॉइंट के बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने की जगह ओरिजिनल स्टोरी जैसे एक साथ ट्रेन और फाइट करते हैं। फॉरेस्ट में मेगुमी क्योटो स्टूडेंट से लड़कर 10 शैडो टेक्निक शो करता है। माकी और पांडा भी अपनी बैटल लड़ रहे होते हैं, पर सब कुछ इंटरप्ट हो जाता है जब हानिमी अपीयर होता है। यूजी और टोडो टीम अप करते हैं हानिमी के अगेंस्ट, पर फाइट थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यूजी इन्फिनिटी और ब्लू यूज करना जानता है। हानिमी के अटैक्स इन्फिनिटी पर स्लो हो जाते हैं। टोडो कंटिन्यूअसली अपने बुगी बुगी से पोजीशन स्वैप करके ओपनिंग बनाता है, जिससे यूजी स्ट्रॉन्ग हिट्स लैंड कर सके। हानिमी बहुत ड्यूरेबल होता है, जिससे फाइट में मेगुमी और माकी भी इन्वॉल्व होते हैं। जब सिचुएशन एस्केलेट होती है, गोजो एंट्री लेता है। गोजो को देखकर कर्ज स्पिरिट रिट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं जीत सकते। इस आर के एंड तक सबको समझ आ जाता है कि यूजी सिर्फ वेसल नहीं है, वो लिटरली एक ऐसा बंदा है जो अगला गोजो बनने वाला है। गॉडविल इवेंट के बाद गोजो और यूजी की ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है और इस बार यूजी प्री अवेकन गोजो का लेवल भी क्रॉस कर जाता है। यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लेता है और फाइट में खुद को हील कर सकता है, और तो और गोजो से ब्लू और रेड को प्रॉपर्ली कंबाइन करके हॉलो पर्पल यूज करना भी सिखा देता है। नॉर्मली गोजो ने ये तब अनलॉक किया था जब तोजी के अगेंस्ट उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, पर यूजी को वो सब फेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि गोजो उसको डायरेक्टली टेक्निक एक्सप्लेन कर देता है। क्योंकि उनके एबिलिटीज आइडेंटिकल है, यूजी ने इन मैकेनिक्स को यंग गोजो से भी फास्ट समझ लेता है। इस पॉइंट पर यूजी एक्सट्रीमली डेंजरस बन चुका है। उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक, ब्लू, रेड और हॉलो पर्पल सब है। जो एक चीज बची है वो है डोमेन एक्सपांशन। ये अभी अननोन है कि उसका डोमेन सकुना जैसा होगा, इन्फिनिटी वाइड होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन। जब डेथ पेंटिंग वॉन्ट्स वाली कर्स ऑब्जेक्ट्स मिलनी शुरू होती है, यूजी, नोबारा और मेगुमी को इन्वेस्टिगेशन पर भेजा जाता है। उनका सामना इजो और कैचिजू से होता है। फाइट स्टार्ट होते ही ब्रदर्स समझ जाते हैं कि यूजी नॉर्मल सोर्सन नहीं है। उनके अटैक्स इन्फिनिटी की वजह से स्लो हो जाते हैं और यूजी तक पहुंच ही नहीं पाते। पर यूजी सिर्फ डिफेंस पर रिलाय नहीं करता, क्योंकि उसके ऑफेंस भी अब बेस स्ट्रॉन्गर हो चुका है। वो ब्लू यूज करके दोनों ब्रदर्स का बैलेंस बिगाड़ता है और बैटलफील्ड का स्पेस कंट्रोल करता है। ईसा और कैचिसो अपने डीके टेक्निक से उनको ओवरवेलम करने का ट्राई करते हैं। नोबारा की रेजोनेंस टेक्निक यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो इन ब्रदर्स के अगेंस्ट परफेक्टली वर्क करती है। वो डैमेज को लिंक करके
दोनों को एक साथ वीक कर देती है। जब ब्रदर स्ट्रॉन्गर अटैक यूज करते हैं तो फाइट एस्केलेट होती है। यूजी सीरियसली फाइट करते हुए अपने काउंटर अटैक में रेड का यूज करता है और कैचीजू को ब्लास्ट कर देता है। ये अटैक ओरिजिनल टाइमलाइन के कंपैरिजन में पावर डिफरेंस क्लियर दिखाता है। जब फाइट अपने पीक पर होती है और नोबारा रेजोनेंस से दोनों को साइमल्टेनियसली डैमेज देती है तो यूजी फिनिश करने के लिए डिसाइड करता है। वीकेंड ब्रदर्स पर यूजी ब्लू और रेड को कंबाइन करके हॉलो पर्पल फायर कर देता है, जो उन्हें कम्प्लीटली ओवरवेल्म करके इस फाइट को ओरिजिनली से भी फास्ट खत्म कर देते हैं। डेथ पेंटिंग आर्क के एंड तक यूजी फुल्ली प्रूव कर देता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिमिटलेस 6 साइज रिवर्स कर्स टेक्निक और हॉलो पर्पल के साथ यूजी ऑलरेडी जेजेके के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। अब हम एंटर करते हैं जुजुत्सु काइसेन के सबसे बड़े आर्क में से एक, द शिबुया आर्क। इस टाइमलाइन में ये आर्क ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि यूजी अब इंसेनली स्ट्रॉन्ग है। यूजी के पास 6 साइज लिमिटलेस रेड ब्लू रिवर्स कर्स टेक्निक और सीरियस फाइट के लिए हॉलो पर्पल भी है। उसके साथ ही उसका रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ और हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसको अनस्टॉपेबल बना देती है। पर गोजो इस बार भी सील्ड हो जाता है। गोजो के सील होने के बाद सिटी के अलग अलग हिस्सों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। जब यूजी माहितो के ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ता है, जहां ओरिजिनल स्टोरी में उसको स्ट्रगल करना पड़ा था, यहाँ वो उन्हें बहुत फास्ट क्लियर कर देता है। इन्फिनिटी उन्हें क्लोज नहीं आने देती और यूजी इजीली उन्हें कट डाउन करके शिबुया में डीप जाता है, जहाँ उसका एनकाउंटर चोसो से होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में चोसो ने यूजी को ऑलमोस्ट मार दिया था, पर यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है। चोसो जब पियर्सिंग ब्लड और सुपरनोवा यूज करता है, वो यूजी के इन्फिनिटी से स्लो हो जाती है। यूजी डिस्टेंस क्लोज करके क्लोज कॉम्बैट में चोसो को डोमिनेंस बनाता है और ब्लू से उसको हमेशा ऑफ बैलेंस रखता है। चोसो को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यूजी पर क्लियर हिट लैंड करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इंटेंस फाइट के बाद यूजी ओरिजिनल टाइमलाइन की डिफीट के बजाय इस बार चोसो को डिफीट कर देता है। चोसो को हराने के बाद यूजी शिबुया के बाकी बैटल्स की तरफ बढ़ता है और डैगोन वाली फाइट में अराइव होता है। वहाँ नानामी माकी और नाओबितो डैगोन के डोमेन एक्सपांशन में ट्रैप है और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हेवीली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस वर्जन में यूजी वहाँ जल्दी पहुँचता है और डोमेन में सबके साथ एंटर करता है। डैगोन के शिकिगामी अटैक्स पूरे एरिया में फ्लड हो जाते हैं, पर इन्फिनिटी यूजी को बहुत सारे हिट से प्रोटेक्ट करती है जब वो डोमेन में मूव करता है। यूजी अपने ब्लू से डैगोन की पोजीशनिंग डिस्टर्ब करके बाकी तीनों के लिए ओपनिंग बनाता है। डैगोन फिर भी बहुत डेंजरस होता है, पर तभी तोजो वहाँ अपीयर होता है और अपनी प्योर फिजिकल एबिलिटी से डैगोन को ओवरवेल्म करके फाइट फिनिश कर देता है। यूजी भी तोजी की इस इंसेन स्ट्रेंथ को विटनेस करता है। डैगोन के डिफीट होते ही एग्जैक्टली एनिमे की तरह जोगो वहाँ अराइव होता है। वो आते ही नानेमी माकी और नाओबितो को जलाने के लिए अपना डेडली फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट है, यूजी वहाँ प्रेजेंट है। जोगो के आग के अटैक जैसे ही यूजी और टीम की तरफ आता है, यूजी के इन्फिनिटी से वो स्लो डाउन होकर तुरंत रुक जाता है। यूजी तुरंत ब्लू का यूज करके अपने टीम मेंबर्स को खींचकर जोगो के अटैक रेंज से बाहर निकाल लेता है। जोगो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है कि सकुना का वेसल के पास गोजो जैसा ब्रोकन एबिलिटीज कैसे हैं। यूजी की पावर और उसके रेड ब्लू टेक्निक को सेंस करके गोजो समझ जाता है कि यहाँ फाइट करना बहुत रिस्की है और वो तुरंत वहाँ से रिट्रीट कर जाता है। गोजो के भागने के बाद बैटल कंटिन्यू होती है और यूजी वापस माहितो से टकराता है। माहितो को पास्ट एनकाउंटर का रिवेंज चाहिए होता है, पर ये मैच उसके लिए फार वर्स है। माहितो को आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल कांटेक्ट चाहिए और इन्फिनिटी इसको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देती है। यूजी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ब्लू से बैटलफील्ड कंट्रोल करके माहितो पर हैवी प्रेशर बनाता है। माहितो इस केओस में सिर्फ एस्केप करने और अडेप्ट करने का ट्राई करता रह जाता है। इस टाइमलाइन में शिबुया इंसिडेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस ये निकल कर आता है कि यूजी को वो क्रशिंग डिफीट मिलती ही नहीं जो उसे ओरिजिनल टाइमलाइन में मिली थी, क्योंकि यूजी पूरे आर्क में इन कंट्रोल रहता है। सकुना कभी रिलीज नहीं होता और उसका वो मैसिव रैम्पेज शिबुया में कभी होता ही नहीं। जोगो कभी यूजी को फिंगर्स फीड नहीं कर पाता। एंड में गोजो के सील होने पर यूजी एक सेंट्रल फिगर बन जाता है जो बाकी सॉर्सरर को शिबुया इंसिडेंट से सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं क्या होता अगर गोजो को एक और चांस मिलता, एक ऐसा चांस जहां वो अपनी सारी मेमोरीज, अपना सारा एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ की पावर के साथ अपने बचपन में वापस चला जाए। क्या इस बार वो सकुना को हरा पाता? क्या वो केंजाकू को उसके मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने से रोक लेता? या फिर सबसे बड़ी बात, क्या वो अपने दोस्तों की जान बचा पाता? वेल, ये सिनेरियो किसी नॉर्मल टाइम ट्रेवल या रीइंकार्नेशन एनिमे से बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में आफ्टर लाइफ वाकई में एग्जिस्ट करती है। हमने देखा था गोजो को आफ्टर लाइफ में अपने पुराने हाई स्कूल दोस्तों के साथ चिल करते हुए, पर क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? चलो इस सिनेरियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं क्या होगा अगर उस आफ्टर लाइफ में गोजो को अचानक से अजीब सी रिंग और एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दे। बाकी किसी को वो आवाज सुनाई नहीं
नहीं देती, इसलिए गोजो अकेला चेक करने निकलता है। वहाँ उसे एक ट्रेन दिखती है जो बस निकलने ही वाली होती है। गोजो को अंदर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये ट्रेन एक सेकंड शॉट है, एक नई शुरुआत, वापस पैदा होने का मौका। उसके दोस्त जैसे गेतो और नानामी उसे रोकते हैं। वो कहते हैं भाई जाने दे, अब आराम कर, अपने आफ्टर लाइफ एंजॉय कर और आगे का काम नई जनरेशन पर छोड़ दे। पर गोजो का दिल नहीं मानता। हालांकि उसको अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, पर वो नहीं चाहता कि जो तकलीफें उसने झेली हैं वो उसके स्टूडेंट्स को अकेला झेलनी पड़े। उसके अंदर इतने सारे रिग्रेट्स हैं, दोस्तों को खोने का दुख है और एक चांस है कि सब ठीक करने का। तो बिना ज्यादा सोचे वो उस ट्रेन में चढ़ता है और अगले ही पल उसकी आंखें एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के रूप में खुलती है। उसके पास अपनी शुरू से लेकर एंड तक की सारी मेमोरीज हैं और अब उसने सोच लिया है कि वो पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख देगा। पर सबसे पहले उसको इस दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क फेस करना पड़ेगा, एक छोटा बेबी बनना। हमें लगता है कि बेबीज की लाइफ बहुत चिल होती है, बस खाना, सोना और रोना। पर जरा सोचो, एक एडल्ट का दिमाग एक छोटे से हेल्पलेस बच्चे की बॉडी में फंसा हो तो कितना ह्यूमिलेटिंग होता होगा। शुरू के कुछ साल गोजो के लिए सब कुछ बहुत रफ थे, इतने रफ कि किसी आम इंसान का दिमाग ही हिल जाए। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है और हेल्पलेस ना फील करने की ये डेस्परेट आग उसे छोटी सी एज में ही अपनी कर्स्ड एनर्जी अनलॉक करने में मदद करती है। अब वो ऐसे काम कर सकता है जो नॉर्मल बेबी सपने में भी नहीं सोच सकते। और यहीं से शुरू होता है उसका मास्टर प्लान, जापान को आने वाले खतरों से बचाना और उस ट्रेजेडी को रोकना जो उसने पिछली लाइफ में देखी थी। और इन सब की शुरुआत होती है उसके सबसे खास दोस्त से, गेतो शुगुरु। सबको बचाने के लिए उसको सबसे पहले उस इंसान को बचाना था जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता था। जैसे जैसे गोजो थोड़ा बड़ा होता है वो सोचता है कि क्या उसे पास्ट को चेंज करना शुरू कर देना चाहिए, पर वो फिर डिसाइड करता है कि फिलहाल चीजों को अपने नेचुरल फ्लो में चलने देना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर उसने स्टार्टिंग में कुछ मेजर चेंजेस कर दिए तो उसको नहीं पता कि आगे आने वाले इवेंट्स कितने अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। इसलिए वो अपने रीइंकार्नेशन का सच किसी को नहीं बताता। वैसे भी एक 4 साल के बच्चे की बात पर कौन ही विश्वास करता, चाहे वो कितना भी गिफ्टेड क्यों ना। पर जब वो नोटिस करता है कि तोजी फुशिगिरो उस पर नजर रख रहा है तो गोजो क्लियरली हिंट दे देता है कि उसे सब पता है। गोजो भले स्टोरी को नॉर्मली प्ले आउट होने दे रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा था। वो बंदा जीनियस है। पिछली लाइफ में उसका ओवर कॉन्फिडेंस और गार्ड डाउन करने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने उसे बहुत कुछ हरवा दिया था। इस बार वो कोई चांस नहीं लेने वाला था। वो 4 साल की उम्र से ही अपनी कर्स्ड एनर्जी पर हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वो भी चुपके से। अपने पिछला एक्सपीरियंस होने की वजह से जो टेक्निक सीखने में उसे पिछली बार सालों लग गए थे वो अब कुछ ही महीनों में मास्टर कर रहा था। वो आसपास के लोगों का बिहेवियर और टाइमिंग जानता था, इसलिए उन्हें बेवकूफ बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और फिर टाइम आता है जुत्सु हाई का, जहाँ वो दोबारा गेतो से मिलता है, वो इंसान जिसने उसे सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दर्द दिया था। गोजो कोशिश करता है कि गेतो के ज्यादा क्लोज ना जाए, क्योंकि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ गलत हुआ तो वो दुख वो दोबारा नहीं सह पाएगा। पर गोजो इसमें बुरी तरह फेल हो जाता है। डीप डाउन गोजो हमेशा से लोनली ही था और उसे बस एक ऐसा बॉन्ड चाहिए था जहाँ वो उसके लेवल का हो, और गेतो बिल्कुल वैसा ही था। गेतो को इन सब का कोई आइडिया नहीं था। उसको लगता था गोजो बस एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जिसके पास पावर थोड़ी ज्यादा है। पर आखिर में उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके गोजो अपनी टेंशन भूलने लगता है। वो सोचता है कि उसके पास टाइम है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब ठीक होगा। पर तभी अचानक वो मिशन आ जाता है। अपनी सारी प्लानिंग के बावजूद नई लाइफ के कंफर्ट ने गोजो को थोड़ा केयरलेस बना दिया था। द स्टार प्लाज्मा वेसल का मिशन पिछली बार से थोड़ा जल्दी आ जाता है, जहाँ उसे और गेतो को रिको अमाने को प्रोटेक्ट करना था। गोजो को पता था यही वो टर्निंग पॉइंट है जो आगे जाकर सारी बर्बादी का कारण बनता है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पूरी तरह तैयार था। वो रिको को उसकी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने देता है, क्योंकि वो चाहता था कि रिको नॉर्मल फील करे। शायद यही चीज उसे टेंजेंट से मर्ज होने से रोक ले। और गोजो की बचपन की उस सीक्रेट ट्रेनिंग की वजह से उसकी कर्स्ड एनर्जी और रिजर्व एक टीनेजर के हिसाब से वास्टली एक्सीड हो चुकी थी। ऊपर से उसे रिवर्स कर्स टेक्निक भी आती थी, तो उसको पता था कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो रिको को बचा लेगा। गोजो ने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया था। गेतो को पूरा डाउट हो चुका था कि गोजो कुछ तो बड़ा छुपा रहा है, पर वो मिशन आगे बढ़ता है। क्यू के बाउंटी हंटर्स आते हैं और इजीली पिट जाते हैं। और फिर एंट्री होती है तोजी फुशिगिरो की। गोजो के अंदर तोजी के लिए एक अलग ही लेवल की इंटेंस नफरत भरी हुई थी, और जनरली देखा जाए तो गलती तोजी की थी, जिसने सब कुछ बर्बाद किया था। तो गोजो इस बार वाले एनकाउंटर को बहुत एंजॉय करने वाला था। वो गेतो और रिको को आगे भेज देता है और अकेले उस असर्शन को हैंडल करता है। जैसे ही तोजी रेंज में आता है, गोजो बिना किसी टाइम पास के डायरेक्ट अपना डोमेन एक्सपांशन अल्टीमेट वॉइड खोल देता है। अब नॉर्मली जीरो कर्स्ड एनर्जी वाले इंसान पर डोमेन काम नहीं करता, क्योंकि डोमेन उन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मानता है। पर गोजो को ये बात पता थी, और इसका वर्क अराउंड भी। वो ओपन बैरियर का यूज करता है ताकि उसका डोमेन ऑब्जेक्ट्स को भी इफेक्ट कर सके, और तोजी डायरेक्टली श्योर हिट इफेक्ट के अंदर ट्रैप हो जाता है। गोजो आराम से खड़ा होकर तोजी को सब कुछ बताता है कि वो
कौन है, उसे क्या क्या पता है और मेगुमी के बारे में भी। इसका कोई खास रीजन नहीं था सिवाय इसके कि गोजो उसे बहुत नफरत करता था और वो चाहता था कि तोजी अपने आखिरी वक्त में ये जाने कि उसके एग्जिस्टेंस से कितना दर्द फैला है और उसके बिना कितनी बेटर लाइफ जिएगा। तोजी का दिमाग इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। गोजो बॉडी को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई नेक्रोमेंसी वाला चक्कर ना बचे। रिको सेफ थी और गोजो एक स्माइल के साथ वापस लौटता है अपने दो सबसे बड़े सपने पूरे कर अपने दोस्तों को बचाना और तोजी को मारना। अब वो लोग टेंजन के रास्ते पर खड़े थे और वही कन्वर्सेशन दोबारा होती है। क्या रिको वेसल बनना चाहती है या अपनी लाइफ जीना चाहती है? पिछली बार की तरह रिको अपनी लाइफ जीना चूज करती है, पर इस बार कोई अचानक से उसे गोली मारने नहीं आता। बस एक लड़की की आवाज थी जो इतने सालों बाद आजादी चुनती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। गे तो खुश था, उसने वो हेल्पलेसनेस और स्टार रिलीजियस ग्रुप का वो घटियापन नहीं देखा, इसलिए वो ट्रॉमा उसे नहीं मिला। पर गोजो को अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप्स लेने थे। वो डायरेक्टली मास्टर टेंजन के पास जाता है। टेंजन नॉर्मली किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, पर गोजो के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसने टेंजन को सुनने पर मजबूर कर दिया। गोजो टेंजन को पूरी सच्चाई बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और आगे क्या क्या भयंकर चीजें होने वाली हैं। गोजो के 6 आइज होने के बाद भी लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, पर टेंजन काफी वाइस है और गोजो का कैरेक्टर जज कर देता है। ऊपर से गोजो को चोसो से मिली हुई टेंजन की इंटरनल इन्फो ने भी उसकी स्टोरी वेरीफाई करने में मदद की। आखिर में टेंजन ट्रस्ट कर लेता है और पूछता है कि अब क्या करे। गोजो का प्लान सिंपल था, एक ऐसा प्रिजन बनाओ जो सकुना को कंटेन कर सके। हालांकि गोजो को पता है कि वो सकुना को हरा सकता है, पर किंग ऑफ कर्सेस के साथ वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि फिंगर्स का नेचर सबको पता चल चुका था। गोजो चाहता था कि टेंजन ऐसा सील और बैरियर तैयार करे जो डिजास्टर के टाइम पर सकुना को हमेशा के लिए रोक सके। पर सकुना सिर्फ एक प्रॉब्लम था, दूसरा बड़ा खतरा था केंजाकू। गोजो टेंजन को वार्न करता है कि केंजाकू जल्द ही प्रिजन रैम्प ढूंढ लेगा और उन्हें उसे रोकना होगा, पर टेंजन कुछ अजीब कहता है, उन्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। गोजो शॉक हो जाता है, पर टेंजन का पॉइंट भी बिल्कुल सॉलिड था। अगर वो प्रिजन रैम्प हटा लेंगे तो केंजाकू कोई नया और अनप्रिडिक्टेबल प्लान बनाएगा जिसको रोकना और भी मुश्किल होगा। नॉलेज ऑफ इस प्लान ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। गोजो थोड़ा चिढ़कर एग्री करता है क्योंकि बात तो सही थी, तो कर्स्ड ऑब्जेक्ट वहीं रहता है, पर टेंजन प्रॉमिस करता है कि वो उसमें से बाहर निकलना या उसे एनकाउंटर करने का तरीका निकालेगा। गोजो वापस बाहर आता है जहाँ एक बहुत कंफ्यूज्ड गैतो उसका वेट कर रहा होता है। गोजो मजाक में बात टालने की कोशिश करता है, पर गैतो अब जानता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। टाइम बीतता है, चीजें पहले जैसी होने लगती हैं, बस कुछ छोटे चेंजेस के साथ। जैसे गोजो ने हेबारा की जान बचा ली थी, पर गोजो अब गैतो को अपने हर एक मिशन पर जबरदस्ती साथ ले जाने लगा था ताकि गैतो अकेला फील ना करे। पर ये उल्टा पड़ जाता है। गैतो ह्यूमन से नफरत तो नहीं करता, पर गोजो की इस अजीब ओवर प्रोटेक्टिवनेस से परेशान हो जाता है। आखिरकार गैतो का पेशेंस टूट जाता है और वो गोजो से सीधा कन्फ्रंट करता है। गोजो अंदर से डर जाता है कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, पर उसको रियलाइज होता है कि अकेले सब हैंडल करने का उसका पुराना तरीका ही गलती थी। तो गोजो आधी सच्चाई बता देता है कि ये उसकी पहली जिंदगी नहीं है। गैतो शॉक में जरूर था और सवाल भी पूछता है, पर गोजो कहता है कि वो सब कुछ नहीं बता सकता वरना फ्यूचर डैमेज हो सकता है। पर वो ये जरूर बताता है कि पिछली लाइफ में गैतो ने क्या किया था और उसकी नफरत उसे कहाँ ले गई थी। धीरे धीरे गैतो उस पर वापस से ट्रस्ट करने लगता है। अब गोजो के पास एक ऐसा दोस्त था जो उसका सीक्रेट जानता रहा। साल बीतते हैं, दोनों टीचर बन चुके हैं। नानाको और मिमिको को भी उन्होंने बचा लिया और यूता को भी गोजो ने पहले से उसकी टेक्निक्स की नॉलेज देकर मास्टर बना दिया, जिससे उस बेचारे का ट्रॉमा बच गया। ऊपर से गोजो ने गेतो को केंजाकू के बॉडी स्नैचिंग प्लान के बारे में भी वार्न कर दिया था, तो गेतो फुल अलर्ट था। पर गोजो के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन थी यूजी इतादोरी। यूजी अकेला सुकुना को कंटेन कर सकता था, पर गोजो नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह इस बच्चे की लाइफ हेल बन जाए। इस बार जब यूजी का फिंगर खाने का टाइम आता है तो गोजो वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है और यूजी को साइड में ले जाकर सच्चाई बताता है कि वो कितना आइडियल वेसल है। उसे एक चॉइस दी जाती है जिसमें डेथ का रिस्क तो नहीं था इस बार, पर गोजो यूजी के कैरेक्टर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर बैठा था। यूजी बिना सोचे दूसरों की मदद करने को मान जाता है। अब गोजो को सारी फिंगर्स की लोकेशन पिछली लाइफ से थोड़ी बहुत याद थी, तो उसने चुपके से फिंगर्स कलेक्ट करना और यूजी को हार्डकोर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जब वक्त आए तो वो सकुना को अंदर से दबा सके। ये सब कुछ छुपके किया गया ताकि मेकामारू को ना पता चले। जब माइतो अपना मूव करता है तो गोजो को पता था कि अगर वो खुद गया तो फ्यूचर का फ्लो ज्यादा हिल जाएगा, तो उसने नानामी और गेतो दोनों को भेजा। गेतो को पहले से पता था कि माइतो कहाँ स्ट्राइक करेगा। उनका मिलना एकदम कोइंसिडेंशियल लगता है। पिछली बार माइतो बच निकला था, पर इस बार गेतो वहाँ था। गेतो अपनी कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से कम्प्लीटली वीक हो चुके माइतो को डायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है।
केंजाकू का मास्टर प्लान इधर ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्योतो इवेंट आता है और जैसे एक्सपेक्टेड था गोजो को बाहर रोक लेता है, पर गोजो को एग्जैक्टली यही चाहिए था। माहितो और जोगो आउट ऑफ पिक्चर थे तो केंजाकू को मजबूरन खुद आना पड़ता है प्रिजन रेल लेने, पर वहाँ उसका सामना होता है गेतो से। दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, पर केंजाकू को रियलाइज होने में देर नहीं लगती कि गेतो बस टाइम वेस्ट कर रहा था। अचानक वहाँ गोजो पहुंच जाता है। केंजाकू डेस्परेशन में प्रिजन रेल यूज करने का ट्राई करता है, पर गोजो इस बार फुल्ली फोकस था। एक झटके में वो केंजाकू को खत्म कर देता है और उसके सेंचुरीज लॉन्ग प्लान का वही द एंड हो जाता है। अब बचा था सिर्फ एक बॉस, सुकुना। यूजी धीरे धीरे बाकी फिंगर्स खा रहा था और सकुना को इजिली दबा रहा था, क्योंकि गोजो ने उसको सब ट्रिक्स पहले से सिखा दी थी। कुछ महीनों बाद जब टाइम सही था, टेंजन अपना अल्टीमेट वेपन बाहर निकालता है। टेंजन ने प्रिजन रैम को मॉडिफाई कर दिया था ताकि वो फिजिकल बॉडी की जगह सीधा सोल को ट्रैप करे। सुकुना जो पहले से यूजी के कंट्रोल के आगे मजबूर हो रहा था, अचानक से इस मॉडिफाइड प्रिजन रैम के अंदर खींच लिया जाता है। सोल ट्रैप होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अगर सुकुना कभी बाय चांस आजाद भी हुआ तो बिना किसी बॉडी के वो तुरंत इवेपोरेट होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सकुना का एब्सोल्यूट गेम ओवर। गोजो ने पिछली लाइफ के हर एक डेंजर को जड़ से उखाड़ फेंक दिया था। अब उसके सामने उसके वो सारे दोस्त और स्टूडेंट्स थे जिन्हें उसने पास्ट लाइफ में खो दिया था। सब एक साथ थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। ना कोई शिबा इंसिडेंट हुआ, ना किसी कलिंग गेम का ड्रामा। दुनिया एकदम शांति थी। वो सारी प्लानिंग, वो सब कुछ वर्थ इट था। एंड एट लास्ट बात करते हैं, क्या होता अगर मॉड्यूलर यूजी अपनी मेमोरीज के साथ वापस रिबॉर्न होता? क्या वो जुनपाई को माहितो से बचा पाएगा? क्या वो शिबा में हुए नानामी की ट्रेजिक डेथ को रोक पाएगा? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या वो गोजो को उस वर्ल्ड कटिंग स्लैश से बचा पाएगा जिसने हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर को मिटा दिया था? मान लो फेथ ने उसे एक सेकंड चांस दे दिया है। जब यूजी 2003 में पैदा होता है तो उसके पास अपने 83 इयर्स ओल्ड का सेल्फ का माइंड और मेमोरीज है। वो माइंड जिसने 6 महीने का हेल एक्सपीरियंस किया, कर्स स्पिरिट से फाइट की, काउंटलेस डेथ्स देखी और फाइनली सकुना को डिफीट किया था। अब आपको लगेगा कि बेबी बनना बहुत आसान है क्योंकि बस खाना, सोना और रोना होता है, पर सच्चाई में एक एडल्ट दिमाग का एक छोटे बच्चे की बॉडी में ट्रैप होना यूजी के लिए एक ब्रूटल टॉर्चर बन जाता है। वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, जो किसी को भी पागल बनाने के लिए काफी है। लेकिन सिचुएशन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यूजी अपने बर्थ का डार्क सीक्रेट जानता है। उसे याद है कि एंशिएंट सॉर्सरर केंजाकू ने उसकी माँ काओरी की डेड बॉडी पजेस की थी, उसके फादर जिन के साथ कंसीव किया और बर्थ के टाइम सकुना की एक फिंगर उसके अंदर सील कर दी थी। पर इन सब में एक अच्छी खबर ये है कि बर्थ के तुरंत बाद केंजाकू उसकी माँ की बॉडी छोड़कर चला गया था, इसलिए यूजी को उसके फादर और ग्रैंडफादर ने ही बड़ा किया। ये रिबॉर्न यूजी के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी क्योंकि केंजाकू उसे एक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहा था। केंजाकू ने बस उसे सकुना का परफेक्ट वेसल बनाया था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बच्चे के दिमाग में फ्यूचर की मेमोरीज छुपी है। इससे यूजी को अपने आगे का मास्टर प्लान बनाने का ब्रीदिंग रूम मिल जाता है। यूजी टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जल्दी प्लानिंग शुरू कर देता है। क्योंकि केंजाकू ने उसकी बॉडी को सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज के साथ बनाया था, वो 2 साल की एज से ही ऐसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है जो उसकी एज के बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि उसके डैड उसे बस एक बहुत एनर्जेटिक बच्चा समझते हैं। साल गुजरते हैं और हर बर्थडे पर यूजी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो जानता है कि आगे कितनी बुराई आने वाली है, पर वो खुद डायरेक्टली एक्शन लेने के लिए बहुत छोटा है। फिर भी वो वेट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और जुजुत्सु वर्ल्ड की सारी डिटेल्स अपने दिमाग में सेट करता है। उसे गोजो का पास्ट या गेतो के इवल बनने का रीजन डायरेक्टली नहीं पता, पर उसे रिजल्ट जरूर याद है कि गेतो एक डेंजरस क्रिमिनल बनेगा। यूजी के माइंड में एक डेट बिल्कुल फिक्स है, December 24, 2017, जब गेतो अपना नाइट पैराडाइज ऑफ 100 डीमन टोक्यो और क्योटो पर लॉन्च करेगा और यूता ओकोत्सु के हाथों हारने के बाद मारा जाएगा। लेकिन गेतो की डेथ यूजी को सबसे ज्यादा डराती है क्योंकि उसके तुरंत बाद केंजाकू गेतो की डेड बॉडी को चुरा लेगा। इस एक बॉडी पोजीशन से केंजाकू को कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक मिल जाएगी जो आगे चलकर शिबा इंसिडेंट, प्रिजन रैम प्लान और कलिंग गेम जैसे डिजास्टर और हजारों मौतों का फाउंडेशन बनेगी। यूजी का प्लान क्लियर है, अगर गेतो की डेथ के तुरंत बाद उसकी बॉडी मिटा दी जाए तो केंजाकू उसे ले ही नहीं पाएगा और सारे डिजास्टर्स हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएंगे। इसके लिए उसे दिसंबर 2017 से पहले सातोरु गोजो से मिलकर इतना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि जब वो गेतो की बॉडी डिस्ट्रॉय करने को कहे तो गोजो उसकी बात मान ले। इन पूरी चीजों को रोकने के सेटअप के लिए यूजी के पास 14 साल की एज तक का क्लियर टाइम फ्रेम है और हर साल उसे डिजास्टर के और करीब ले जा रहा है। जब वो 8 साल का होता है वो एक फिजिकली प्रोडिगी बन चुका होता है क्योंकि बिना कर्स एनर्जी के भी उसकी इंजीनियर्ड बॉडी उसे सुपर ह्यूमनली फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो टोक्यो जुजुत्सु हाई से कांटेक्ट करने के वेज ढूंढता है पर जानता है कि एक बच्चे की बात कोई सीरियसली क्यों लेगा। आखिरकार जब 2015 में वो 12 साल का होता है वो अकेले ट्रैवल करके जुजुत्सु हाई पहुंचता है और स्पेशली सातोरु गोजो को बुलाने की डिमांड करता है। वो कहता है कि उसके पास सकुना के फिंगर्स की इन्फॉर्मेशन है और वो जानता है कि केंजाकू गेतो की बॉडी पजेस करने वाला है। ये बात तुरंत सबका अटेंशन खींच लेती है। गोजो बस क्यूरियोसिटी
की वजह से इस 12 ईयर ओल्ड से मिलने आता है और टेबल पर यूजी सब सच उगल देता है। यूजी स्पेशली बताता है कि उसके पास फ्यूचर टाइमलाइन की मेमोरीज है और उसकी मॉम को पजेस करके केंजाकू ने उसे सकुना का परफेक्ट वेसल बनाया जिसके अंदर अभी एक फिंगर सील्ड है। गोजो इनिशियली डाउट करता है, पर जब शोको लेरी उसके मेडिकल स्कैन करती है तो सच में उस बच्चे के अंदर सकुना की फिंगर मिलती है, जिसके बाद गोजो सिचुएशन को पूरी तरह सीरियसली लेने लगता है। यूजी सबको शॉक करते हुए प्रपोज करता है कि वो अभी से बाकी फिंगर्स खाना शुरू करेगा। वो रीजन देता है कि पुरानी टाइमलाइन में बैटलफील्ड्स के केओस में फिंगर्स खाना बहुत डेंजरस था क्योंकि सकुना बार बार कंट्रोल ले लेता था, पर अब वो गोजो के डायरेक्ट सुपरविजन में सेफली ये कर सकता है। साथ ही माहितो, जोगो और हानामी जैसे डेंजरस कल्प्रिट शैडो में गैदर हो रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी पावर चाहिए ताकि वो सोसाइटी पर अटैक होने से पहले ही उन्हें हंट कर सके। गोजो इस रिस्की आइडिया पर डीपली सोचता है क्योंकि यूजी का प्लान स्ट्रेटेजी वाइज एकदम सही था। हायर अप्स और प्रिंसिपल यागा के साथ मीटिंग के बाद वो स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ एग्री कर जाते हैं, पर पर्दे के पीछे हायर अप्स 20 फिंगर्स के बाद यूजी को एग्जीक्यूट करने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं। अगले 2 साल तक यूजी एक एक करके गोजो के सामने फिंगर्स कंज्यूम करना शुरू करता है और सकुना जब भी गुस्से से कंट्रोल लेने आता है यूजी अपनी पास्ट मेमोरीज का यूज करके उसके हर एक ट्रैप को फेल कर देता है, जिससे किंग ऑफ कर्सेस आग बबूला हो जाता है। 13 साल की एज तक यूजी अपने अंदर 8 फिंगर्स स्टोर करके मैसिव कर्स एनर्जी गेन कर लेता है और गोजो के अंदर ट्रेन करता है, लेकिन वो जानता है कि टॉप कर्सेस से टक्कर लेने के लिए उसे एक ओवरपावर्ड एबिलिटी ब्लड मैनिपुलेशन की सख्त जरूरत है, जो ओरिजिनली कनिंग गेम में उसने डेथ पेंटिंग बॉम्ब 4 से 9 को खाकर इनहेरिट की थी। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये टेक्निक चोसो ने उसे यूज करना सिखाई थी। गोजो को समझाने के बाद कि ये ब्लड टेक्निक हीलिंग, अटैक और डिफेंस के लिए कितनी वर्सेटाइल है, वो जुत्सु हाई के स्टोरेज से उन बॉम्ब्स को ढूंढने निकलते हैं। कुछ महीनों के अंदर एक ग्रिम सेरेमनी में यूजी अपने 6 हाफ ब्रदर की लाइफ एसेंस कंज्यूम कर लेता है और टेक्निक सक्सेसफुली इनहेरिट कर लेता है। यूजी को अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने भाइयों को कॉन्शियस बीइंग बनने से पहले खा रहा है, स्पेशली जब उसे चोसो का डीप ब्रदरली लव और ओरिजिनल टाइमलाइन का सेक्रीफाइस याद आता है। पर क्योंकि वॉर्म पेंडिंग अर्ली डिस्कवरी हो गए, चोसो इस टाइमलाइन में कभी इनकारनेट और अवेकन ही नहीं होगा। वो अपने इन भाइयों की लेगेसी उस पावर के थ्रू प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। अब 14 साल की एज में यूजी ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड लेवल पावर शो कर रहा है, जिसके पास 8 फिंगर्स, ब्लड मैनिपुलेशन और एक बहुत लंबे टाइम का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिससे वो लिटरली नॉर्मल कर्सेस को मिट्टी में मिला सकता है। लेट 2016 में जब माहितो ह्यूमैनिटी के हेट्रेड से पैदा होकर होमलेस लोगों पर टोक्यो के सीवर में अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट कर रहा होता है, यूजी उसके थ्रेट बनने का इंतजार नहीं करता। 15 साल का यूजी बैकअप के लिए गोजो को साथ लेकर माहितो के हाइड आउट में पहुंच जाता है और जिद करता है कि वो उससे अकेला ही मारेगा। माहितो की बॉडी और सोल रीशेप करने वाली सारी टेक्निक्स बिल्कुल यूजलेस हो जाती है क्योंकि उसकी हर चाल यूजी को पहले से पता थी और सकुना की इंटेंस कर्स्ड एनर्जी एक्टिवली यूजी की सोल को किसी भी मैनिपुलेशन से बचा रही थी। ब्लड मैनिपुलेशन और ब्रूटल स्ट्राइक्स का यूज करके यूजी माहितो को एक पूरा वन साइडेड बीट डाउन देता है। एक ह्यूमन बच्चा उस डेडली कर्स को शिकार बनने का असली दर्द फील कराता है और माहितो डर के मारे कांपते हुए वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पहले कि वो एक भी मौत कॉज कर पाता, इस एक एक्शन ने डायरेक्टली जुनपाई और उसकी मॉम की जिंदगी बचा ली, जो अब एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। माहितो के बाद यूजी और गोजो डायरेक्टली अर्ली 2017 में जोगो और डैगोन को हंट करने निकल पड़ते हैं। गोजो अपनी रॉ पावर से जोगो को हैंडल करता है जबकि यूजी टेक्निक्स को गाइड करता है, जिससे वो वोल्केनो कर्स सिविलियन रेस्टोरेंट में लोगों को मारने के से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर जब डैगोन मैच्योर होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके डेडली ओशन डोमेन ने शिबा में बहुत लोगों को लगभग डुबा दिया था, यूजी उस पर डिसमेंटल का हेवीली यूज करके उस स्पेशल ग्रेड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हानामी थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव और ट्रिकी थी, इसलिए यूजी और गोजो 2018 के क्योटो गॉडविल इवेंट के स्टार्ट होने का वेट करते हैं। इवेंट बैरियर में घुसने से पहले ही दोनों मिलकर हानामी पर प्रैक्टिकली एम्बुश कर देते हैं और किसी भी सिंगल स्टूडेंट के हार्म होने से पहले ही वो प्लांट बेस्ड कर्स राख बन जाता है। इन सब अर्ली सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि केंजाकू का गोजो को शिबुया में सील करने वाला मास्टर प्लान टोटली फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब ना कोऑर्डिनेट करने के लिए माहितो था, ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोगो की आग थी और ना बैकअप के लिए डैगोन और हानामी थे। और जब 24 दिसंबर को नाइट पैराडाइज लॉन्च होती है, यूता वैसे ही रिका की पावर से गैतो को एग्जैक्टली ओरिजिनल तरीके से बीट करता है। लेकिन जब गैतो एलए में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो गोजो के साथ शैडोज में यूजी भी वहाँ खड़ा होता है। उन दोनों दोस्तों के आखिरी गुड बाय के बाद जैसे ही गैतो मरता है, यूजी तुरंत कमान देता है और गोजो अपने 2 साल के एब्सोल्यूट ट्रस्ट के बेस पर 1 सेकंड वेस्ट किए बिना गैतो की
की बॉडी हॉलो पर्पल से टोटली मिटा देता है। ये देखकर अंधेरे में खड़ा केंजाकू अपनी सालों की प्लानिंग को धूल बनते देखता है, क्योंकि बिना गेतो की बॉडी और कर्व स्पिरिट मैनिपुलेशन के वो अब कलिंग गेम एक्टिव नहीं कर सकता था। एक सिंगल बॉडी ने पूरा शिबुया ट्रेजेडी और हजारों मासूम मौतों का फ्यूचर मिटा दिया। अर्ली 2018 में केंजाकू एक आखिरी डेस्परेशन ट्राई करता है और किसी दूसरी माइनर बॉडी को पजेस करता है, पर वो टोटली एक्सपोज हो जाता है। मॉडर्न एरा के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गोजो और यूजी उस 1000 ईयर ओल्ड स्कीमर को ग्रेसफुली हंट करते हैं और यूजी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करके केंजाकू को सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक ही फाइनल थ्रेड बचता है, खुद रियोमन सकुना। अगले साल तक यूजी पूरी 20 फिंगर्स कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद सकुना उसकी बॉडी का फाइनल टेक ओवर लेने का एग्रेसिवली अटेम्प्ट करता है। पर यूजी 15 साल से प्रिसाइजली इसी इंटरनल सोल क्लैश के लिए ट्रेन कर रहा था। यूजी की कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली उसके इंटरनल डोमेन में फेस ऑफ करती है और यूजी अनएक्सपेक्टेडली अपना फुल्ली डेवलप्ड डोमेन एक्सपांशन रिलीज कर देता है, जो इंस्टेंटली सकुना की एंशिएंट विल को ओवरवेल्म कर लेता है। इस एपिक सोल डिस्ट्रक्शन से किंग ऑफ कर्सेस को फॉरएवर एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। पर बहुत टाइम तक सकुना की प्रेजेंस की वजह से यूजी की बॉडी पर श्राइन टेक्निक परमानेंट इंग्रेव हो चुकी थी। 20 कंज्यूम फिंगर की सारी पावर परमानेंटली यूजी में सेटल हो जाती है, जिससे वो आगे चलकर मांगा के मॉड्यूलो फेज में ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन जाता है। जब इनफेमस अक्टूबर 31, 2018 का दिन आता है तो शिबुया की स्ट्रीट्स पर कोई इंसिडेंट नहीं होता, बल्कि सिर्फ हैलोवीन कॉस्ट्यूम में बच्चे ट्रिक्स और ट्रीट्स करते नजर आते हैं, क्योंकि सारे इवल अलायंसेस पहले ही बर्बाद किए जा चुकी थी। पर परफेक्शन बिना आंसुओं के नहीं आता। यूजी की इमोशनल स्टेट काफी आइसोलेटेड थी। ओरिजिनल टाइमलाइन वाले लाइफ और डेथ के इंटेंस बैटल कभी ना होने के कारण मेगुमी और नोबारा उसे सिर्फ एक अनटचेबल सीनियर की नजर से रिस्पेक्ट करते हैं। उनमें वो डीप ट्रॉमा से बनी बॉन्डिंग कभी बनी नहीं पाई। यूजी को लगातार उस मिसिंग कनेक्शन का गिल्ट रह गया था। अपने प्यारे भाई चोसो का उसे बहुत रिग्रेट फील हुआ, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में सकुना के खिलाफ सेक्रीफाइस हुआ था। पर अब यहाँ चोसो कभी अवेकन हो ही नहीं पाया। इस ब्यूटीफुल और पीसफुल दुनिया में यूजी इकलौता ऐसा इंसान था जो उस हॉरिफाइक रियलिटी और ट्रेजेडी को याद रखता था, जिसे दुनिया ने कभी फील तक नहीं किया। कुछ चीजें और ट्विस्ट हो गई, जैसे जेनिन क्लैन की टॉक्सिक एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय ना होना, क्योंकि कलिंग गेम के इवेंट्स ही नहीं हुए तो माए जेनिन ने माकी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस ही नहीं किया। जिंदा माए के होने से हालांकि खुशी हुई, पर इस वजह से टैलेंटेड माकी को अपनी हेवनली रेस्ट्रिक्शन फुल्ली अवेकन करने का कैटलिस्ट कभी मिला ही नहीं, जिससे वो ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे अनबीटेबल तोजी लेवल स्लेइंग मशीन नहीं बन पाई। और जुत्सु वर्ल्ड के हायर अप्स ने जो यूजी को 20 फिंगर्स खाने के बाद सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने का इरादा किया था, उन्हें गोजो अकेला हैंडल कर लेता है। गोजो कामली हायर अप्स के आंखों में आंखें डालकर ऑर्डर देता है कि यूजी अब परमानेंटली उसकी पर्सनल प्रोटेक्शन के अंडर आता है, इसलिए अगर उसे मारना है तो आकर फिजिकली स्ट्रॉन्ग सोशल अलाइव से मिलना होगा। क्योंकि अब कोई थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, टेरिफाइड होकर सारे हायर अप्स इजीली सरेंडर कर जाते हैं। जुजुत्सु काइसेन का मॉड्यूलर रियलिटी सीक्वल शिबुया टाइमलाइन से 68 ईयर बाद लिटरली साल 2086 में आकर शुरू होता है। इस टाइम गैप के बाद सब कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुल है। फिजिकली 83 ईयर ओल्ड यूजी अब भी एक टोटली हेल्दी मिडिल एज इंसान दिखता है, क्योंकि डिकेड्स का इमेंस इंटरनल कर्स एनर्जी स्टोर उसकी बॉडी को मास्टर टेंजन के स्टाइल में स्लोली एज कर रहा। पुराने दोस्तों जैसे टोडो के साथ ना हानामी वाली बैटल हुई, ना ही दोस्ती बन पाई, पर बाकी सब कुछ परफेक्ट फॉर्म में सेटल डाउन है। लेजेंडरी गोट सातोरु गोजो अभी एग्जैक्टली 97 ईयर ओल्ड है और प्राउडली रिटायर्ड है, पर वो अभी भी स्कूल में एक्टिव रहता है, सिर्फ लोगों को अपनी स्वीट टूथ के साथ एनॉय करने और खुश रखने के लिए। और नानामी अपने 80s में शिबुया के जले हुए फायर नाइटमेयर के बिना स्मूथली मलेशिया में बीच साइड पर पीस मेंटेन कर रहा है। उन सब ऑर्डिनरी मासेस जैसे कि लॉयर हिगुरुमा और फनीमैन टाकाबा को जबरदस्ती कलिंग गेम के कर्स टेक्निक बैटल्स में कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। नई जनरेशन के यूका और सुगुरी इन सीजन एक्सपीरियंस मास्टर से ट्रेनिंग लेकर मॉडर्न वर्ल्ड के थ्रेट्स को क्लियर कर रहे हैं। ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि ये आउटकम टोटली और ऑब्जेक्टिवली ओरिजिनल से इनफाइनाइटली पीसफुल है, पर इमोशनली यूजी के हार्ट के लिए ये डेफिनेटली एक एक्सट्रीमली और फंडामेंटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर रह गया। तो ये था कंप्लीट टाइमलाइन। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।